नौसेना के लिए आज का दिन बेहद खास है। ये दिन नौसेना की उस दमखम की तारीख माना जाता है जिसका डर आज भी दुश्मनों की आंखों में नजर आता है। 1971 की जंग में भारतीय नौसेना के एक हमले ने पाकिस्तान के नापाक इरादों को मिट्टी में मिला दिया था। तब से लेकर आज तक 4 दिसंबर को नौसेना समंदर में भारतीय शौर्य का पर्व मनाती है। इस बार कार्यक्रम ओडिशा के पुरी में हो रहा है, जहां नौसेना अपना दमखम दिखाएगी। इस कार्यक्रम में राष्ट्रपति मुर्मू भी शिरकत करेंगे। तस्वीरें बता रही हैं हमारी सेना समंदर की सबसे शक्तिशाली सेना क्यों कही जाती है। आज पूरी दुनिया समंदर की लहरों से लेकर आसमान तक भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम की झलक देखेगी। आज दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेनाओं में भारतीय सेना का नाम लिया जाता है। इसके पीछे की वजह है भारतीय सेना की साल दर साल बढ़ती ताकत, उसका गौरवशाली इतिहास। समंदर की लहरें देंगी शौर्य का प्रमाण, आसमान में लिखी जाएगी जाबाजी की इबारत। देश के दुश्मनों के छूटेंगे पसीने जब नौसेना दिवस पर हिंद के वीर दिखाएंगे पराक्रम। जितना खास आज का दिन है, उतनी ही खास हैं ये तैयारियां। आज वो दिन है जिसका नौसेना के जवानों के साथ पूरे देश को बेसब्री से इंतजार रहता है। आज है नौसेना दिवस। वो दिन जो नौसेना के पराक्रम को इतिहास के पन्नों में सदा के लिए दर्ज करा चुका है। भारतीय नौसेना हर साल 4 दिसंबर को नौसेना दिवस के तौर पर मनाती है। 1971 में भारत के खिलाफ युद्ध में आज ही के दिन नौसेना ने पाकिस्तान पर निर्णायक प्रहार किया था। नौसेना के ऑपरेशन ट्राइडेंट से पाकिस्तान के हौसले पस्त हो गए और वो घुटने टेकने पर मजबूर हो गया। तभी से 4 दिसंबर की तारीख को नौसेना दिवस के तौर पर नई पहचान मिल गई। इस खास दिन की तैयारियां पूरी के समंदर में पिछले कई दिनों से दिख रही थी। नौसेना के युद्धपोत, फाइटर जेट्स लगातार नौसेना दिवस के रिहर्सल में जुटे थे। आज 53वें नौसेना दिवस के मौके पर मुख्य अतिथि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के सामने नौसेना की ये लड़ाके अपने अद्भुत युद्ध कौशल का प्रदर्शन करेंगे। इस शौर्य प्रदर्शन में फाइटर जेट्स की दहाड़ सुनाई देगी। ताकतवर हेलीकॉप्टर आसमान में अपना हुनर दिखाएंगे। पुरी के खूबसूरत ब्लू फ्लैग बीच पर मरीन कमांडो की जाबाजी दिखेगी और लहरों की ये योद्धा हर तरह के ऑपरेशन में अपनी महारत का सबूत देंगे। इस बार नौसेना दिवस की थीम इनोवेशन और स्वदेशीकरण के जरिए शक्ति प्रदर्शन है। इस कार्यक्रम में 20 युद्धपोत और पनडुब्बियां हिस्सा लेंगी। 40 फाइटर जेट्स आसमान में अपनी ताकत दिखाएंगे। लेजर और ड्रोन शो नौसेना दिवस को और खास बनाएंगे। पूर्वी नौसेना कमान के बैंड परफॉर्मेंस के साथ कार्यक्रम का समापन होगा। पारंपरिक बीटिंग रिट्रीट समारोह का भी आयोजन होगा। नौसेना दिवस उन सैनिकों के लिए सम्मान का प्रतीक है जिन्होंने देश के समंदर की सरहदों की हिफाजत के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी। नेवी डे पर नौसेना का शक्ति प्रदर्शन इस बात का सबूत है कि भारतीय सेना भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार है। वक्त के साथ नौसेना युद्धपोतों और पनडुब्बियों से आत्मनिर्भर बनती जा रही है। स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर लहरों पर नौसेना का गौरव बढ़ा रहे हैं। आधुनिक तकनीक और इनोवेशन के दम पर नौसेना आज उस मुकाम पर पहुंच चुकी है जहां इसकी गिनती दुनिया की सबसे ताकतवर नौसेना में हो रही है। और ताकत, हुनर और काबिलियत हासिल करने का नौसेना का यह सफर निरंतर जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, अगर बात की जाए इंडियन नेवी की तो वर्तमान स्थिति में आज भारतीय नौसेना एक अत्याधुनिक, सक्षम और वैश्विक शक्ति के रूप में विकसित हो रही है। इस वक्त नौसेना में 11,000
989 अधिकारी हैं, तो कुल कर्मियों की संख्या 76,649 है। अब तक कुल 16 प्रमुख युद्धपोत, 14 विमान वाहक पोत, 4 पनडुब्बियां, 180 से ज्यादा युद्धपोत सक्रिय हैं। भारतीय नौसेना के पास अत्याधुनिक तकनीक सुविधाओं से लैस पोत, पनडुब्बियां और विमान हैं, जो न केवल सुरक्षा प्रदान करते हैं बल्कि समुद्री सीमा को भी मजबूत कर रहे हैं। भारतीय नौसेना ने ड्रोन, स्वाम बोट्स और मानव रहित पोतों की दिशा में भी अहम कदम बढ़ाए हैं। वहीं भविष्य में भारतीय नौसेना अपनी तकनीकी क्षमताओं और वैश्विक प्रभाव में इजाफा करने जा रही है। स्वदेशी युद्धपोतों, पनडुब्बियों और विमान वाहक पोतों के विकास में आत्मनिर्भरता बढ़ेगी। एआई, डेटा एनालिटिक्स और साइबर सुरक्षा जैसी तकनीकों का भी इस्तेमाल युद्ध संचालन को और अधिक सटीक और प्रभावी बनाएगा। भारतीय नौसेना की परमाणु क्षमता जैसे आईएनएस अरिहंत भविष्य में और मजबूत होंगे। वहीं हाइपरसोनिक तकनीक और स्मार्ट युद्धपोतों के साथ नौसेना की सामरिक शक्ति और बढ़ेगी। देखिए, हिंदुस्तान ने जब से सबमरीन से परमाणु ले जाने में सक्षम मिसाइल का टेस्ट किया है, तब से दुश्मन देशों की नींद उड़ गई है, क्योंकि उन देशों के हर इलाके तक भारत की ये मिसाइल तबाही मचा सकती है। और यही नहीं, इसी मिसाइल को अब और अपग्रेड करने पर भी काम हो रहा है, ताकि इसकी मारक क्षमता बढ़ाई जा सके। खौफ में चीन, कांपने लगा पाकिस्तान। दुश्मन के हर मंसूबे धरे के धरे रह जाएंगे। बस एक बटन दबा और दुश्मन का काम तमाम। दुश्मन को पता भी नहीं चल पाएगा कि अटैक हुआ तो कहां से हुआ। इसकी वजह है भारत की सबमरीन से लॉन्च होने वाली परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल। इंडियन नेवी ने हाल ही में K4 मिसाइल का सफल परीक्षण किया, वो भी सबमरीन से। यानी K4 मिसाइल की लॉन्चिंग INS अरिघात से की गई तो दुश्मन देशों के कान खड़े हो गए, क्योंकि पानी के अंदर से दागे जाने की वजह से K4 मिसाइल भारत की जवाबी परमाणु हमला करने की ताकत को कई गुना बढ़ा देती है। Carried out a test of the missile. The launch was successful, and the concerned agencies are examining as to what trajectory the missile took, and we'll come back with that answer once that process is completed. K4 मिसाइल एक ऐसी मिसाइल है कि अगर इसे बंगाल की खाड़ी से लॉन्च किया जाए तो पूरे पाकिस्तान में कहीं भी और चीन के लगभग सभी शहरों को ये हिट कर सकती है। नौसेना ने अपने न्यूक्लियर सबमरीन INS अरिघात से पहली बार K4 SLBM का सफल परीक्षण किया है। परमाणु हथियार ले जाने वाली इस मिसाइल की रेंज 3,500 किलोमीटर है। ये मिसाइल देश की सेकेंड स्ट्राइक की क्षमता प्रदान करती है, यानी देश के न्यूक्लियर ट्रॉयड को ये ताकत मिल जाती है कि अगर जमीन पर हालात ठीक नहीं हो तो पानी के अंदर से सबमरीन हमला कर सकती है। इससे पहले भारतीय नौसेना K-15 मिसाइल का इस्तेमाल कर रही थी, लेकिन K4 उससे ज्यादा बेहतर, सटीक, मैन्यूवरेबल और आसानी से ऑपरेट होने वाली मिसाइल है। INS अरिहंत और अरिघात पनडुब्बियों में 4 वर्टिकल लॉन्चिंग सिस्टम हैं, जिससे ये लॉन्च होती है। ये मिसाइल 17 टन वजनी और 39 फीट लंबी है। ये 2500 किलो वजनी स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर हथियार लेकर उड़ सकती है। 2 स्टेज की ये मिसाइल सॉलिड रॉकेट मोटर से चलती है, जबकि इसके ऑपरेशनल रेंज 4000 किलोमीटर है। भारत का ये नियम है कि वो पहले किसी पर परमाणु हमला नहीं करेगा, लेकिन अगर उस पर हुआ तो छोड़ेगा भी नहीं। इस मिसाइल की ताकत बहुत हद तक अग्नि 3 इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल जैसी है। इसकी मारक क्षमता भी सटीक है। आने वाले वर्षों में इस मिसाइल को MIRV तकनीक से भी लैस किया जा सकता है, जिसके बाद ये मिसाइल कई टारगेट पर एक साथ हमला कर सकती है। इसके अलावा भारत सबमरीन से लॉन्च होने वाली ऐसी MIRV तकनीक से लैस K5 नाम से मिसाइल बना रहा है, जो करीब 5000 किलोमीटर तक मार कर सकेगी। यह अग्नि 5 मिसाइल की तकनीक पर आधारित हो सकती है।
अगर भारत ने ऐसी मिसाइल बनाने में सफलता हासिल कर ली तो वो एशिया में किसी भी टारगेट को नष्ट कर सकता है। इससे भारत चीन के मिसाइल डिफेंस सिस्टम को भी फेल कर सकता है। इसके अलावा अफ्रीका के कई इलाके, यूरोप और इंडो पैसिफिक इलाके भी इस मिसाइल के रेंज में होंगे, यहां तक कि दक्षिण चीन सागर भी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए अब आपको अंतरिक्ष में हिंदुस्तान की वो ताकत दिखाते हैं जिसका डंका आज बजने जा रहा है। आपको बता दें कि किसी भी सैटेलाइट को अंतरिक्ष में स्थापित करने के लिए इसरो दुनिया भर की स्पेस एजेंसियों की पहली पसंद बन गया है। आज इसरो का PSLV रॉकेट यूरोपियन स्पेस एजेंसी के प्रोबा 3 मिशन को लॉन्च करेगा। प्रोबा 3 को अंतरिक्ष में ऐसी कक्षा में स्थापित करना है जहां सैटेलाइट को पहुंचाना सिर्फ काबिल और अनुभवी स्पेस एजेंसी के ही बस की बात है। देखिए खास रिपोर्ट। पूरी हो चुकी है तैयारी, शुरू हो गया है काउंटडाउन। लॉन्च पैड पर उड़ान भरने को तैयार है विशालकाय रॉकेट। अंतरिक्ष में हिंदुस्तान की कामयाबी की नई इबादत लिखेगा। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्पेस सेंटर में इसके लॉन्च की सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इसरो के वैज्ञानिक लॉन्चिंग से पहले कई बार सारे उपकरणों की जांच कर चुके हैं। अब सभी को बेसब्री से इंतजार है इसरो के पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी PSLV के लॉन्च का। आज शाम ठीक 4:08 पर इसरो का ये रॉकेट अनंत अंतरिक्ष के अपने सफर पर निकल जाएगा। ये लॉन्च इसरो के लिए ही नहीं पूरी दुनिया की ग्लोबल स्पेस एजेंसी के लिए बेहद अहम है। इस उड़ान के जरिए इसरो का ये यान यूरोपियन स्पेस एजेंसी के प्रोबा 3 मिशन को अंतरिक्ष में लॉन्च करेगा। इसरो के लिए ये लॉन्च बेहद अहम है क्योंकि जिस कक्षा में प्रोबा 3 के दोनों सैटेलाइट को स्थापित करने की योजना बनाई गई है, वहां सैटेलाइट को सटीक कक्षा में पहुंचाना आसान नहीं है। लेकिन यूरोपियन स्पेस एजेंसी को इसरो की काबिलियत पर पूरा भरोसा है। इसी वजह से अंतरिक्ष में इस मुश्किल मिशन के लिए इसरो के रॉकेट को ही चुना गया है। यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने अपने सैटेलाइट लॉन्च के लिए भारत में इसरो से संपर्क किया। इसरो के कमर्शियल विंग न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के साथ साझेदारी के बाद प्रोबा 3 मिशन के लॉन्च का ब्लूप्रिंट तैयार किया गया। इसरो का PSLV रॉकेट यूरोपियन स्पेस एजेंसी के जिस प्रोबा 3 मिशन को लॉन्च कर रहा है उसमें एक नहीं बल्कि 2 सैटेलाइट है। इन दोनों सैटेलाइट का कुल वजन 550 किलो है। इन दोनों सैटेलाइट को सूरज के सबसे बाहरी परत के अध्ययन के लिए डिजाइन किया गया है। इन दोनों सैटेलाइट को एक वलयाकार कक्षा में स्थापित किया जाएगा। ये उड़ान इस बात का प्रमाण है कि दुनिया भर की स्पेस एजेंसियां अंतरिक्ष में सफल लॉन्च के लिए भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो पर ही भरोसा करती है। इसरो के PSLV रॉकेट के नाम कामयाबी की लंबी फहरिस्त है। इसी वजह से यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने PSLV को ही इस लॉन्च के लिए चुना। PSLV ने 1993 में पहली बार उड़ान भरी। PSLV अंतरिक्ष में कई मिशन को कामयाबी से पूरा कर चुका है। ये उपग्रहों और अन्य पेलोड को अंतरिक्ष तक पहुंचाता है। चंद्रयान को भी PSLV के जरिए चांद तक पहुंचाया गया। मार्स ऑर्बिटर स्पेसक्राफ्ट को भी PSLV ने अंतरिक्ष का सफर कराया। पिछले कुछ वर्षों में इसरो ने अपनी कामयाबी के दम पर अंतरिक्ष में कामयाबी की नई ऊंचाइयां हासिल की है। अब इसरो का नाम दुनिया की टॉप स्पेस एजेंसियों में शुमार है। इसरो के लॉन्च सटीक ही नहीं बल्कि किफायती भी होते हैं। यही वजह है कि दुनिया के तमाम देश अपने सैटेलाइट से लॉन्च के लिए इसरो पर ही भरोसा कर रहे हैं।
आज यूरोपियन स्पेस एजेंसी के प्रोबा 3 मिशन को कामयाबी से लॉन्च करके इसरो एक बार फिर अपनी क्षमता का प्रमाण देगा और ये लॉन्च ये भी साबित करेगा कि इसरो के रॉकेट अंतरिक्ष की बेहतर मुश्किल कक्षा में भी सैटेलाइट को पहुंचाने में सक्षम है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए अब बात मौसम की कर लेते हैं। दिल्ली और उसके आसपास के शहरों में रहने वाले लोग पूछ रहे हैं कि उनके हिस्से की ठंड कहां गायब हो गई। एक दौर हुआ करता था जब गुलाबी सर्दियों में दिल्ली घूमने का अलग ही मजा होता था, लेकिन लोगों को कहना है कि उन्हें इस बार ना तो गुलाबी सर्दी का पता चला और ना ही दिसंबर में सर्दी के वो तेवर दिख रहे हैं जिसके लिए दिल्ली अक्सर जानी जाती है। उत्तराखंड से लेकर हिमाचल और कश्मीर तक कुदरत ने पहाड़ों का श्वेत श्रृंगार कर दिया है। सफेद कारपेट से सैलानियों का स्वागत हो रहा है। उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में लोग आग अलाव भी तापते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि दिन के वक्त भी सूर्य देवता के दर्शन बंद हो गए हैं। इसी तरह हिमाचल के लाहौल स्पीति में पारा लुढ़कने से बर्फबारी का दौर शुरू हो गया। सड़क पूरी तरह सफेद हो चुकी है। हर साल जबरदस्त बर्फबारी की वजह से इस जिले के कई गांवों का संपर्क जिला मुख्यालय से कट जाता है। पहाड़ों पर कुदरत की मेहरबानी है, जबकि मैदान में लोग पूछ रहे हैं कि दिल्ली से सर्दी आखिर रूठी क्यों है। दिसंबर में कड़ाके की ठंड की वजह से चर्चा में रहने वाले दिल्ली से इस बार ठंड नदारद है। ये वो महीना होता है जब अक्सर दिल्ली और उसके आसपास के शहरों के लोग शीतलहर की चर्चा करते दिखते हैं। लोग बादलों के पीछे छिपे सूरज के निकलने की कामना करते नजर आते हैं, मगर इस बार के दिसंबर में पहले वाली बात नहीं दिख रही। नवंबर के बाद दिसंबर का महीना आ गया है और हर किसी के मन में यही सवाल है कि दिल्ली में अब सर्दी कब दस्तक देगी। ज्यादा जानकारी के लिए मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर सोमा सेन रॉय हमारे साथ है। पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी फिर भी हो रही है, लेकिन दिल्ली मैदानी इलाकों में अभी तक ठंड आसपास भी नहीं। नवंबर का महीना गर्म रहा है, लेकिन दिसंबर में भी अनुमान लगाया जा रहा है कि सामान्य से ज्यादा तापमान रहने की उम्मीद है। देखिए, ये तो हमारा मंथली फोरकास्ट जो कल रिलीज हुआ था उसके बेसिस पर आप बोल रहे हैं। अगर करंट सिचुएशन उसको अगर सप्लीमेंट करते हैं, आपने बिल्कुल सही कहा कि इस बार उम्मीद किया जा रहा है कि मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर दोनों ही थोड़ा अबव नॉर्मल रहने की संभावना है दिल्ली के आसपास के क्षेत्र या इनफैक्ट पूरा नॉर्थ वेस्ट इंडिया में। मगर अभी का अगर स्थिति अगले 5 से 7 दिन का देखते हैं तो अभी भी टेम्परेचर आपका नॉर्मल पर ही चल रही है, 1 डिग्री के आसपास ऊपर नीचे चल रही है। सुबह और शाम के वक्त हल्की ठंड महसूस हो रही है, लेकिन सूरज निकलते ही ठंड के तेवर ढीले पड़ जाते हैं और नवंबर की तरह दिसंबर में भी तापमान सामान्य से अधिक रहने का अनुमान जताया जा रहा है। इससे पहले नवंबर का महीना भी 14 साल में सबसे ज्यादा गर्म रहा। नवंबर का औसत तापमान 29.37 डिग्री दर्ज किया गया। सामान्य तौर पर नवंबर का औसत तापमान 28.75 डिग्री होता है। इससे पहले 1977 में नवंबर में सबसे ज्यादा गर्मी पड़ी थी। इतना टेम्परेचर्स में स्लोली गिरावट इसलिए हो रही क्योंकि कोई खास वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नहीं है। विंड्स नॉर्थ वेस्टर्ली है अभी भी, और वो विंड्स जब स्ट्रेंथन करेगा कल से, उसी के साथ साथ हमारा उम्मीद है कि टेम्परेचर्स भी थोड़ा गिरेगा, पर ये बहुत ग्रेजुअल रहेगा और बहुत खास सडन चेंज होने की उम्मीद नहीं है। हालांकि मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों में उत्तर भारत में मौसम के मेहरबान होने का अनुमान जताया है। अगर ऐसा हुआ तो दिल्ली और पटना समेत उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में ठंड की एंट्री हो सकती है। प्रोबेबली 5 और 6 ऑफ दिसंबर से थोड़ी ठंड में वृद्धि होने की संभावना बन रही है, जो कि मेनली जो रात का तापमान है, न्यूनतम तापमान है, उसमें 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड से गिरावट की संभावना बन रही है। बट ये गिरावट है वो मेनली जो वेस्टर्न पार्ट ऑफ द स्टेट है वहीं रहने की संभावना अभी तक बन रही है। तो कह सकते हैं कि करीब 48 घंटे के बाद अगले 48 घंटे तक थोड़ी तापमान में गिरावट हो सकती है। उसके कारण से थोड़ी ठंड में हल्की वृद्धि हो सकती है। ये तो हुई मैदानों की बात जिसे ठंड का इंतजार है, जबकि दूसरी तरफ पहाड़ों का मौसम
कूल बना हुआ है। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में दिसंबर का आगाज कुछ इस अंदाज में हुआ। सड़कों पर कुदरत ने सफेद कारपेट बिछा दिया। सड़क पूरी तरह से सफेद हो गई। बताया गया कि आने वाले दिनों में लाहौल स्पीति में और बर्फबारी होगी। उत्तराखंड के बागेश्वर में ऊंचाई वाले इलाकों में भी बर्फबारी हो रही है, जिसने पहाड़ के गांवों में ठिठुरन बढ़ा दी है। अब वहां के पहाड़ हल्के कोहरे की चादर में लिपटे नजर आ रहे हैं। पहाड़ों पर मेहरबानी और मैदानों के हिस्से में इंतजार, यही फिलहाल मौसम का मिजाज है। दिल्ली से मनीषा लाडा, बागेश्वर से जगदीश चंद पांडे और पटना से सुजीत कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, आजकल ना जिंदगी का कोई भी पहलू, कोई भी पार्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से अछूता बिल्कुल नहीं है। अपने इस खास सेगमेंट में हम रोजाना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ी हुई खबरें आपको दिखाते हैं। आइए एक नजर डालते हैं आज की एआई स्टोरी कौन सी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हलचल अब पूरी दुनिया में है। रोजमर्रा की जिंदगी से लेकर मेडिकल, एविएशन, आर्ट और सोशल मीडिया, एआई का असर अब हर जगह दिखने लगा है। आज आपको ऐसा रोबोट दिखा रहे हैं जो खाने को देखकर ही बिल बना देता है। वेब समिट लिस्बन में दिखाए गए इस रोबोट का इस्तेमाल भी शुरू हो चुका है। अभी मेरे सामने एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो ये करती है कि आप कहीं किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं और कुछ फूड लेते हैं तो ये उसको स्ट्रीमलाइन करती है। किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपने कुछ भी लिया और आपको बस यहाँ पर रखना है और ये डिटेक्ट करता है। फिर ये जो स्क्रीन है यहाँ पर सब कुछ मेन्यू आ जाता है एंड देन उसके बाद बिल बन करके तैयार हो जाता है कि आपने क्या क्या लिया है। तो ये बेसिकली स्मार्ट विजन है जो ये डिटेक्ट कर लेता है कि इसमें क्या है। फॉर एग्जाम्पल ये जो सारी चीज़ें यहाँ पर रखी हुई हैं, ये एक ड्रिंक है एंड देन राइस है एंड देन कुछ चिकन के चंक्स हैं। आप इसे इस पे रखते हैं एंड देन ये डिटेक्ट करता है। स्क्रीन पे आप जाते हो एंड देन टैप करते हो और इसके बाद ये सारी चीज़ें यहाँ पर दिख जाती हैं। टेरियाकी चिकन, बासमती राइस और जो सारी चीज़ें हैं, मेन्यू, टोटल प्राइस एंड पे ऑर्डर। आपको कार्ड यहाँ पर टैप करना है, पे ऑर्डर करके यहाँ पर कोई भी कार्ड अपना टैप करेंगे एंड देन बिल बन करके तैयार हो जाएगा। आने वाले समय में भी ऐसा भी हो जाए, क्योंकि अभी तो फिलहाल नहीं है, कि ये कैलोरी भी बता दे। क्योंकि अगर आप फोटो को क्लिक करके चैट जीपीटी पे डालेंगे तो कैलोरी काउंट भी बता देता है। तो अभी इनके पास ये सिस्टम नहीं है, बट स्टिल ये काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है। क्योंकि अब कहीं जाते हैं, अब नियर फ्यूचर में रेस्टोरेंट कैसा होगा, ऐसा हो सकता है। अब एआई के जरिए क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, ये भी एक डेमोन्स्ट्रेशन है उसका कि एआई क्या क्या कर सकता है। तो बेसिकली ये वही काम करता है। आप कुछ भी यहाँ पर प्लेस करते हो, ये डिटेक्ट करता है। डिटेक्ट करने के बाद ये दूसरी मशीन है, उस मशीन में बिल्कुल मेन्यू बन जाता है और फिर कितने प्राइसिंग है, क्या क्या प्राइस है एंड देन यू जस्ट टैप एंड उसके बाद रिसीट बन के निकल जाती है और आपको यहाँ पर बिल पे करना पड़ता है। देखिए, हिंदुस्तान में भी ऐसे रोबोट्स का इस्तेमाल होने लगा है जो लोगों को रेस्टोरेंट में खाना परोसने लगे हैं। सूरत के एक रेस्टोरेंट में ऐसे ही रोबोट का इस्तेमाल किया जाता है। आइए देखते हैं ये रोबोट आखिर काम कैसे करता है। आधुनिकता के जीवन में अब इंसान की जगह कहीं की मशीनरी ने ले ली है और हमारे साथ आप देख सकते हैं जो मशीनरी है जिसको रोबोट कहा जाता है, ये रोबोट एक रेस्टोरेंट में रखा गया है और इंसानों की बजाय यहाँ पर रेस्टोरेंट में ये रोबोट भी जो है खाना नाश्ता परोसने का काम करता है। यहाँ पर आप देखेंगे सेटिंग्स यहाँ टेबल नंबर भी लिखे गए हैं और इन टेबल नंबर के आधार पर ही ये रोबोट यहाँ से स्टार्ट होता है और उसके बाद जिस टेबल पर जिस कस्टमर का जो भी ऑर्डर होता है वहाँ पर उसे प्रोवाइड कर दिया जाता है। तो ये तस्वीरें सूरत के एक रेस्टोरेंट की हैं और आप देखिए रोबोट जो है यहाँ पर खाना परोसता है और हम आपको तस्वीरों के जरिए और भी दिखाने की कोशिश करेंगे कि ये रोबोट किस तरह से काम करता है और किस तरह से लेके जाता है। इसको लेकर कस्टमर का क्या कहना है वो भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। तो आप देख सकते हैं ये तस्वीरें सूरत के एक रेस्टोरेंट की हैं जहाँ पर ये रोबोट जो है अब इंसानों के काम कर रहा है और इस पर अभी जो है नाश्ता इस पर रखा जा रहा है। आप देखेंगे यहाँ जो वेटर काम करते हैं उन्होंने इस पे नाश्ता रख दिया है। अब ये रोबोट आपने जिस टेबल नंबर को जो सेट किया जाएगा उस टेबल पर ये लेकर के वहाँ पर ले जाएगा और वहाँ तक पहुँचाएगा। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं सूरत के रेस्टोरेंट की हैं जहाँ पर
ये रोबोट जो है लोगों को खाना नाश्ता परोसने का काम कर रहा है। अब देखिए, अब यहाँ से रोबोट चलना स्टार्ट हो जाएगा और ये उसी टेबल पर पहुंचेगा जहां का इसको ऑर्डर दिया गया है, जिस टेबल वालों ने ऑर्डर दिया है। आप तस्वीरें देख सकते हैं, रोबोट यहाँ से चलना शुरू कर दिया है। इस पर देखिए कुर्सी भी आएंगी, टेबल भी आएंगी, लेकिन रोबोट जो है शायद सेंसर के हिसाब से किसी भी बीच में टकराएगा नहीं। ये उसी जगह पहुंचेगा जहां पर लोग खाना खा रहे हैं, जिन लोगों ने ऑर्डर दिया है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि रोबोट उसी टेबल पर पहुंचा हुआ है जहां पर बैठे हुए अब जो है वेटर उससे प्लेट उतार करके उनकी टेबल पर रखता नजर आ रहा है, क्योंकि इसको हाथ तो है नहीं जो उतार के रख देगा टेबल पे। ये काम तो कहीं न कहीं वेटर को करना पड़ता है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो भी ऑर्डर दिए जा रहे हैं वो रोबोट जो है आप यहाँ पर ऑर्डर करने के बाद वापस से वहीं की उसी दिशा की तरफ जा रहा है जहाँ से उसने काउंटर से चलना शुरू किया था। तो अपने आप में एक अलौकिक और अद्भुत तस्वीरें हैं, क्योंकि इंसानी दुनिया में अब मशीनरी का भी दौर आ चुका है और आप देखेंगे रोबोट खाना परोस करके फिर से अपनी जगह पर पहुंच चुका है। तो ये अपने आप में अद्भुत लोगों को देखने में लग रहा है। हम यहाँ जो नाश्ता करने के लिए लोग आए हुए हैं, खाना खाने के लिए, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे, वो क्या कह रहे हैं। अच्छा भाई, ये जो रोबोट खाना परोस रहा है, इसको लेकर क्या कहेंगे, क्या अनुभव है आपका? ऐसी टेक्नोलॉजी सूरत में पहली बार मैंने देखी है। यहाँ पे बहुत अच्छी तरह सर्व करते हैं। ये रोबोट ने अच्छी तरह लेके आया और यहाँ आके ही रुका, वो बढ़िया बात है कि काउंटर नंबर 21 नंबर पे आके रुका। आपके साथ, आपका नाम क्या है? दिव्या पटेल। आप क्या कहेंगे रोबोट को लेके? इट्स वेरी नाइस, बहुत ही अच्छा है, अच्छी काफ़ी सर्विस भी अच्छी दी है और टेक्नोलॉजी भी बहुत अच्छी है। तो बिल्कुल आप समझ सकते हैं कि ये जो कस्टमर यहाँ पर नाश्ता कर रहे हैं, खाना खाने के लिए आए हैं, तो इन्होंने भी इस रोबोट का अनुभव लिया है और उस रोबोट की वो तारीफ कर रहे हैं। संजय सिंह राठौड़, गुड न्यूज टुडे, सूरत। मुंबई में क्रिकेट के जाने माने कोच रमाकांत आचरेकर के स्मारक का अनावरण किया गया। उनके शिष्य सचिन तेंदुलकर को अनावरण का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इस खास मौके पर अपने दोस्त विनोद कांबली से सचिन का लंबे समय बाद मुलाकात की तस्वीर भी सामने आई। इस कार्यक्रम में कई ऐसे बाद इसी साल अगस्त में महाराष्ट्र सरकार ने शिवाजी पार्क के गेट नंबर 5 के पास आचरेकर के स्मारक को मंजूरी दी थी। आचरेकर ने क्रिकेट के लिए जो अहम योगदान दिया, उसकी वजह से साल 1990 में उन्हें द्रोणाचार्य अवार्ड, जबकि साल 2010 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। आचरेकर के स्मारक के अनावरण पर आयोजित इस कार्यक्रम में अब आपको सरस फूड फेस्टिवल की रौनक दिखाते हैं। राजधानी दिल्ली में 17 दिसंबर तक ये मेला चलेगा, जहां लोग अलग अलग जायकों का मजा ले रहे हैं। इस फूड मेले में 25 राज्यों के 300 से ज्यादा व्यंजन भी मौजूद हैं। तो चलिए इस फूड फेस्टिवल में आपको लेकर चलते हैं। लखपति दीदी के हाथ से बने हरियाणा पंजाब का जायका आपको चखाते हैं। तस्वीर दो तरह की होती है, एक जो आपकी आंखों से बिल्कुल गुजर जाती है और दूसरी जो आपकी नजर में आते ही आपको वहीं पर रोक लेती है। सरस फूड मेला में जो पंजाब का स्टॉल है ना, वो भी बिल्कुल ऐसा ही है। जैसे ही आपकी नजर यहाँ पड़ेगी, आप ठहर जाएंगे। यहाँ इतना कुछ आपको दिखाई पड़ता है यहाँ पर खाने पीने के लिए कि आपके मुंह में पानी आ जाता है और आप कंफ्यूज होते हैं कि भाई शुरू कहाँ से करें, खत्म कहाँ पे करें। अरविंदर जी हमारे साथ में हैं, इनके हाथों का स्वाद, इनके साथियों के हाथों का स्वाद आपको मिलेगा और इस स्वाद में आपको पंजाब मिलेगा। क्या नाम है आपका? अरविंदर आपने बताया मुझे, आपके साथियों क्या नाम है? अमरजीत कौर। कितने लोग आए हैं आप लोग? 5 लोग। तो पंजाब का क्या खास, क्या फेमस लेकर आए हैं आप दिल्ली में? सरसों का साग, मक्की की रोटी, छोले भटूरे। सरसों का साग, मक्के की रोटी। पर जो यहाँ दिख रहा है तो सब भरा हुआ है। गोलगप्पे है, ये पालक की पकौड़ी है, ये पाव भाजी का साथ भाजी है, आलू टिक्की है, ये सब कुछ रखा है आपने। ये सब भी चलता है पंजाब में खूब? ये पंजाबी चाट हमारी पंजाब की फेवरेट है और छोले भटूरे हो गए, वो भी पंजाब के फेवरेट है। जो हमारी साग मक्के की रोटी है, जो पंजाब की पहचान है, वो हम बना रहे हैं। जो पंजाब का स्वाद सब हमें वहाँ लेके आए। अच्छा ये बताओ, आपकी दिल्ली की चाट खाई है आपने? हमने खाई है, पर पंजाब की चाट का तो दिल्ली की चाट का बहुत फर्क है। तो मुझे वही फर्क बताओ कि फर्क क्या है दिल्ली की चाट और पंजाब की चाट? पंजाब की चाट का और दिल्ली की चाट का ये फर्क है, उसके चटपटे में बहुत फर्क है। तो आप क्या अलग डालते हो जो यहाँ नहीं पड़ता है? वो उसी में जो चटनी बनती है वो पंजाब की अलग से बनती है, जो दिल्ली की है वो अलग से बनती है।
वो हाथों का स्वाद है हमारा। मसाले भी अलग से लेके आते हैं? मसाले भी अलग में डलते हैं। वो जो जैसे साग मक्की की रोटी फेवरेट है बोलो, तो वो जो और स्टेटों वाले बनाते हैं, तो ये हमारे बनाने का तरीका है, वो अलग तरीका है हमारा। सब दिल्ली के का तरीका ही अलग है। चाट वगैरह तो वही बनती है, ठीक है ना। जो हाथों का स्वाद है वो अलग बनता है। दिल्ली की चाट तो हमने खाई है, आज आपके हाथ की चाट खाएंगे। हम चाट बनवा रहे हैं, तैयार हो रही है, लेकिन उसके पहले अगर बताओ आपकी और क्या कुछ है आपके पास, क्योंकि सरसों की रोटी तो ठीक है। हाँ, हमारे पास गोलगप्पे है, सूजी के है और गेहूं के आटे के है, पालक पत्ता चाट है, पाव भाजी है और राम लड्डू भी बनाया है हमने। सब तो यूपी का आइटम है। नहीं, अभी मेरी बात सुनो, कहीं भी जाएंगे आइटम चटपटे की तो सभी जगह मिलेगी, ठीक है ना। तो बस उसका स्वाद का फर्क पड़ जाएगा। आपके दही में और जो दिल्ली का जो दही मिलाते हैं चाट में, उस दही में कुछ आप अलग से फ्लेवर डालते हैं क्या? हमारा देखो, मेरी बात सुनो, जो दही बनता है, हम तो जो ऐसा दही बाजार से ऐसे लेके आते हैं, हम खुद दूध का अपने हाथों से बनाते हैं। जैसे चाटी का दूध बनाते हैं ऐसे दही बनाते हैं हम तो। इसी में जो फर्क पड़ जाता है, जो दही अपने घर से बनाते हैं ऐसे दही बनता है, जो लेके आते हैं तो वो रेडीमेड तो होता है। इसमें वो मसाला आप दिखा दीजिए मुझे एक बार। शायद यही अलग एक चीज है जिसकी ये बात कर रही हैं, जो इन्होंने अपने घर पे खुद से तैयार किया है और जिसकी रेसिपी वो किसी को नहीं बताएंगे जी। ये काफी मसाले बना के हम भून के इसे फिर अपने हाथों से, ऐसे भी नहीं है हम चक्की से समाएंगे, हम अपनी मिक्सी से आप बनाते हैं मसाले। कब से आपने काम करना शुरू किया? शुरुआत कैसे हुई है आपकी? वैसे तो हम 2005 से काम कर रहे हैं, पर जो मोदी सरकार की जो स्कीम है 2016 से हम इधर जुड़ चुके हैं। तो जो सरकार ने स्कीम तो बाद में चलाई, हम तो पहले ग्रुप बना के ढूंढते फिरते थे हम कहाँ काम करें, कैसे करें। तो जो मोदी साहब ने ये चलाई है ना मुहिम, बहुत अच्छी है। क्यों जो पेंडू लड़कियां लेडीज है, वो उसका अनपढ़ बीबी का कोई रोजगार नहीं है, हमें तो रोजगार भी मिला है, घर से निकलने का मौका भी मिला है। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। आप बनाती भी चाहिए, क्योंकि देखिए टिक्की तैयार हो गई है, बहुत क्रिस्पी, और मन मेरा भी अब आगे की तरफ भाग रहा है। आप बनाती भी जाइए। आपसे बात भी करता जाऊंगा कि अभी ये आप कितनी बार आ चुके हैं पहले दिल्ली? हम तो दिल्ली मेला में, हाँ, हम सरस मेला में 2017 में हमने लगाया था इंडिया गेट पहला। अभी तो काफी बार आ चुके हैं हम, तो कम से कम 10 बार आ चुके हैं। बड़ा हाँ। कैसा अनुभव रहता है यहाँ पर आकर? देखो, जो आपने पहले भी बात की थी कि ये चाट जो दूसरे की आइटम लगा रहे हैं, ठीक है, तो वो पता क्या है, जो हमें गड़गांव में मिले है ना, काफी स्टेटों में मक्की की रोटी सरसों का साग लगाया और चाटें भी लगाई, ठीक है। वो जो जिसने हमारा स्वाद खाया तो वो ढूंढ रहे हैं कि बेबे कहाँ है, उनका स्टॉल कहाँ है। वो पहचान बन चुकी है हमारी। लोग ढूंढ रहे हैं कि बेबे कहाँ गई, तो बेबे यहाँ आ गई है। अब आपका इंतजार है, आप भी आ जाओ। आप मेरी भी चाट तैयार कर दीजिए और देखिए कितने लजीज तरीके से ये चाट तैयार होती है। तस्वीरों में देखिए और फिर भागे चले आइए। काफी अलग है। अगर आप दिल्ली की चाट खाते हैं, आपने यूपी की चाट खाई है, तो आप पंजाब की भी चाट जरूर खाना, कि उन दोनों से स्वाद में बहुत अंतर है, वाकई काफी अलग है।